सीएसएस करें या पीएमएस करें, इसके अलावा जो दूसरी सरकारी नौकरियां हैं जो कि ग्रेड 14 ग्रेड 15, कौन सी जॉब मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है और किस जॉब का, किस ग्रेड का या किस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज उन दोस्तों की रहनुमाई करेंगे जो किसी वजह से अपनी फील्ड की जॉब हासिल नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों को आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर रहनुमाई फराहम करेंगे कि ये सीएसएस, पीएमएस और पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं ये किन के लिए हैं और ये कौन लोग कर सकते हैं। कभी हम ये सुनते हैं कि ये डॉक्टर इंजीनियर्स भी सीएसएस कर गए, कभी कोई कहता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ो अगर सीएसएस करनी है, अगर कुछ लोग कहते हैं जनाब के एमए इंग्लिश करें अगर सीएसएस करना है। तो इस कन्फ्यूजन को आज हमने दूर करना है कि हमने सीएसएस करना है या पीएमएस करना है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या एजुकेशन हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जनाब, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ये इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। सीएसएस या पीएमएस ये दो ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि कंप्रीहेंसिव सिलेबस पे मबनी हैं। रिक्वायरमेंट्स अव्वल तो तमाम कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की जो कि अदर देन सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, जैसे कि टीचिंग हो गई या कोई मेडिकल कोर वगैरह, इस तरह करके उसमें जेनेरिक ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब जेनेरिक ग्रेजुएशन की जो रिक्वायरमेंट है अगर हम देखें तो क्या सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद आप सीएसपी या पीएमएस ऑफिसर बन सकते हैं? तो जवाब है जी नहीं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम इतना कम्प्रीहेंसिव है जिसमें आपने 1200 नंबर के पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, उनकी प्रॉपर तैयारी रिक्वायर्ड है। वो तैयारी कैसे होती है, कहाँ से होती है, ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन अभी जो डिस्कशन है वो ये है कि सीएसएस और पीएमएस ये क्या मामला है और ये कौन लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं जी कि डेफिनेटली अगर तो आपकी अप्रोच इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद ही सीएसएस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की है, तो फिर तो बात समझ में आती है जनाब कि आप सीएसएस या पीएमएस करें, क्योंकि फिर आप अकॉर्डिंगली बैचलर्स करें। बैचलर्स करेंगे तो ड्यूरिंग द बैचलर्स आप फोकस करें कि जनाब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कैसी होनी चाहिए, रिटन इंग्लिश कैसी होनी चाहिए एज़ पर सिलेबस ऑफ द सीएसएस, आपको कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपना बैचलर्स डिज़ाइन करें, इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि डॉक्टर्स थे और इंजीनियर्स हैं जिन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन सीएसएस किया, आफ्टर इंजीनियरिंग डिग्री या आफ्टर एमबीबीएस। तो ये वो लोग हैं जनाब कि जो लोग सीएसएस करने के बाद
इंजीनियरिंग करने के बाद, CSS करने के बाद पब्लिक सर्वेंट्स बनते हैं। अच्छा, इनके अंदर पैशन होता है, लेकिन बेस लाइन पे वो जो डिग्रीज़ हैं अपनी एजुकेशन की, उनको मेंटेन करते हैं। अब ये एक अलग सवाल है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड की सीट्स जो हैं वो वेस्ट करते हैं और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाते हैं। एनीवेज, एक तो ये तरीका है कि आप इंटरमीडिएट के बाद डिसीजन ले लें कि आपने क्या करना है। अगर आपने, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स कर लें इंग्लिश में, या MA इंग्लिश जिसने किया है वो CSS बहुत लाजमी कर सकता है इजीली। भाई MA इंग्लिश करने वाला डेफिनेटली उसकी इंग्लिश तो अच्छी हो सकती है, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, बट ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ वो ही CSS कर सकता है, क्योंकि उसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है और CSS एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। इसी तरह अगर हम PMS की बात करते हैं तो PMS के अंदर एक पेपर उर्दू का है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं और उनको उर्दू का पेपर अटेम्प्ट करना या उर्दू पढ़ना इतना इजी नहीं रहता, क्योंकि जाहिर है आपको उर्दू लिटरेचर भी पढ़ना है, उर्दू पोइट्री भी पढ़नी है, उर्दू के ड्रामाज और जो स्टोरीज़ और ये सारा लिटरेचर का पार्ट है वो पढ़ना है आपने, नावल। तो ये चीज़ें एक सिलेबस का पार्ट बन जाती हैं। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि CSS और PMS ये दो ऐसे सब्जेक्ट फील्ड्स हैं कि जिनको अटेम्प्ट करने के लिए आपने प्रॉपर तकरीबन, जो कि मिनिमम आइडिया है जनाब, 6 to 7 मंथ्स की प्रेपरेशन करनी है। सर फेंक के, जिसको कहते हैं सर फेंक के प्रेपरेशन करनी है 6 to 7 मंथ्स। ऑन द अदर साइड जो PCS है, PCS आपको सपोर्ट फराहम करता है कि उसमें आपका एग्ज़ाम सिर्फ 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स के एग्ज़ाम के बाद वो आप कह लें कि जिसको कहते हैं MCQ टाइप एग्ज़ाम, और उसकी बेसिस पे आपका डिसीजन होता है। लेकिन ये ग्रेड 16 से नीचे नीचे मोस्ट प्रोबेबली ग्रेड 14, 12 इस तरह की पोजीशंस के लिए है। ग्रेड 17 पे नॉर्मली एक रिटन एग्ज़ाम लाजमी होता है साथ, लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स। तो ये एक मामला है जनाब कि जिसमें आप PCS अगर करते हैं तो वो भी जेनेरिक ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब्स होती हैं, लेकिन उनके ग्रेड्स डिफरेंट हैं, उनकी प्रमोशंस स्लो हैं, उनके इंक्रीमेंट्स, सैलरीज, उनके बेनिफिट्स कम हैं। जब हम बात करते हैं PMS की, वो पंजाब लेवल की सर्विसेज हैं, उसके अपने क्राइटेरियाज, अपना सिस्टम है सारा। जब हम बात करते हैं CSS लेवल की तो CSS का एक अपना सिस्टम है और CSS के अंदर आप समझेंगे कि एक डिफरेंट नोयत का सिलेबस है और उसका करियर पाथ जो है वो एक सुपीरियर सर्विसेज जैसा है। तो दोस्तों को समझाने का पर्पज़ ये है कि अगर आपने सिविल सुपीरियर या सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम और बिकम अ पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, तो आपको ये डिसीजन इंटरमीडिएट लेवल पे लेना चाहिए, ना कि ये डिसीजन आप जब कोई और जॉब ना मिले तो ये करें। क्योंकि ये CSS इंटरेस्ट की बेस पे ही आप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, यही रीज़न है कि 15,000 बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है और शायद 200 क्लियर करता है जिसकी एलोकेशन होती है। तो कहने का पर्पज़ ये है वालिदैन के लिए भी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुपीरियर सर्विसेज का पार्ट बने, वो भी ये काट दें,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुपीरियर सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का पार्ट बने, तो उनकी एजुकेशन को अकॉर्डिंगली लेके चलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।